मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। एग्ज़ाम के एक दिन पहले हमें क्या करना है, पाठ्यक्रम की कैसे तैयारी करनी है और हम लोग क्या क्या छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिससे आपके अंक बहुत ज़्यादा काट लिए जाते हैं। यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम साल भर की जो पढ़ाई किए हैं और आपके अध्यापकों के द्वारा आपको जो भी महत्वपूर्ण बातें बताई गई है उसका सही परिमार्जन करना जरूरी है। इसीलिए एग्ज़ाम परीक्षा के एक दिन पहले हमें अपने आप को कैसे तरोताज़ा रखना है, उसके लिए ऐसे छोटी छोटी कुछ टिप्स हैं जिसके द्वारा आप अपनी परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स कर सकते हैं। उसके लिए एक दिन पहले हमें अपने आप को कैसे तैयार रखना चाहिए, विषय के दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से, शारीरिक दृष्टिकोण से अपने आप में कैसे आत्मविश्वास को बनाए रखें। इसके लिए मैं थोड़ा सा अपने अनुभव को कुछ पॉइंट्स में मैंने बदला है, कोशिश करता हूं कि आप तक वो पहुंच सके। उसके लिए सबसे पहले एक बार बोर्ड पर देखिए, एक दिन पहले परीक्षा की तैयारी, उसमें आपको क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले देखिए, पहला पाठ्यक्रम को दोहराना। आपको मालूम है, सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूं, फिर उसको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। पहला पाठ्यक्रम को दोहराना, दूसरा दिनचर्या की समय सारणी, तीसरा उत्तर पुस्तिका प्रस्तुतिकरण, मतलब फाइनल एग्जाम में जो उत्तर पुस्तिका आप लिखेंगे उसको कैसे प्रेजेंटेशन करना है। फोर्थ पॉइंट क्रमानुसार विवेचन, एग्जाम में आप पॉइंट वाइज लिखेंगे या डिस्क्रिप्टिव मैनर में लिखना चाहते हैं उसके बारे में आपको हल्की फुल्की जानकारी दूंगा। पांचवा अशुद्धियों को निकालना, आप लिखते समय या अपने किसी विश्लेषण, क्योंकि इस साल पूरे एनालिटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें गलतियां होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। स्पेल मिस्टेक हो सकता है, सेंटेंस फॉर्मेशन हो सकता है, उसको कैसे निकालना है। और पांचवा आत्मविश्वास, जो बहुत जरूरी पॉइंट है, कैसे बनाए के रखना है। तो ये कुछ मैंने 6 पॉइंट्स निकाले जिसमें मैं एक एक करके बता दूं। सबसे पहले पाठ्यक्रम को दोहराना। आपको मालूम होना चाहिए, जो भी बहुत बड़े बड़े एग्जाम हमारे भारत में होते हैं, जैसे आईएएस के एग्जाम होते हैं, उसमें पाठ्यक्रम को कैसे दोहराया जाता है। आपको मालूम नहीं है कि जो आईएएस का एग्जाम होता है उसके लिए बहुत बृहद पाठ्यक्रम रहता है। तो उसको वो क्या करते हैं, जो साल भर की पढ़ाई है वो उसको पेपर में कन्वर्ट करते हैं, पेपर में उसको नोट्स के द्वारा कन्वर्ट करके फिल्टर करते करते कुछ पॉइंट्स में बदलते हैं। ठीक उसी प्रकार आपको भी इस साल सीबीएसई का जो हिंदी एग्जाम्स होने वाला है, आपको मालूम है आपके पास केवल एक दिन बचे हैं, तो इस पूरे सिलेबस को पढ़ने के लिए आपको 8 महीने का समय लगा, 6 से लेकर 8 महीने का समय। लेकिन एग्जाम के ठीक एक दिन पहले आप उसे इस 8 महीने की जो भी आपकी तैयारी है उसको एक दिन में कैसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम को किस प्रकार से बांटा जाता है उस पर ध्यान दीजिए। मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो शायद आपको पाठ्यक्रम को जल्द से जल्द कैसे खत्म किया जा सकता है समझ में आएगा। सबसे पहले पाठ्यक्रम को कुल 3 भाग में बांटिए। आपको खुद मालूम है, स्पर्श में 2 भाग हैं, एक गद्य भाग है, पद्य भाग है, और तीसरा संचयन है, नॉनिटल है। तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक को पढ़ने के लिए ध्यान से सुनिए। टेक्स्ट बुक को पहले हर लेसन को पढ़िए, उसको अंडरलाइन करिए। तो इसमें क्या क्या चीजें ग्रामर के दृष्टिकोण से, प्रश्नोत्तर के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यदि आप टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं तो सबसे पहले मुहावरे, गद्य पाठ में मुहावरे को अंडरलाइन करिए और उसका वाक्य प्रयोग यदि आपको समझ में आता करिए। वाक्य प्रयोग करने से आप मुहावरे को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि मुहावरा 3 अलग अलग फॉर्मेट में प्रश्न पूछा जा सकता है। सेंटेंस दिया रहेगा, मुहावरा का अर्थ, सेंटेंस दिया रहेगा, मुहावरे को पहचानना पड़ेगा। दूसरा अर्थ दिया रहेगा, आपको मुहावरे को पहचानना पड़ेगा। तीसरा रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स दिया रहेगा, सही मुहावरे को आपको उस सेंटेंस में, उस वाक्य में भरना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले गद्य पाठ में आप अंडरलाइन करने से आपके मुहावरे आपको हो सकते हैं। दूसरा, टेक्स्ट बुक पढ़ते समय पठित गद्यांश में आपने देखा होगा ज्यादातर जो भी क्वेश्चन है ततारा वामिरों से, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, इस लेसन से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले गद्य भाग के
पाठ को, टेक्स्ट बुक को पहले पढ़िए बेटा। टेक्स्ट बुक को पढ़ने से आपका एनालिसिस, आपका क्वेश्चन आंसर, मुहावरे, ये सभी क्लियर होगा। सो गद्य पाठ को पढ़ने के लिए सबसे पहले कितने लेसन्स हैं आप उसको एक पेपर में जल्द से जल्द लिखिए, और उस पेपर को, लेसन को, नाम को लिखकर और उसके लेखक को लिखना जरूरी है, क्योंकि किसी भी प्रश्न उत्तर को देने से पहले आप यदि उस पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम लिखते हैं तो बहुत आंसर जो होगा आपका बहुत प्रभावित करेगा, प्रशंसनीय होगा, और थोड़ी बहुत अशुद्धि होने पर भी एक जो उसको जांच करता है उसके ऊपर आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और उसको आप 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हो सकता है थोड़ी बहुत गलतियां होगा, वो आपको 3 के 3 मार्क्स देगा। उसका कारण क्या है कि आपने उस पाठ का नाम लिखा है और उस पाठ के लेखक का नाम भी लिखा है। तो इस बात से समझ में आता है कि आप टेक्स्ट बुक रीडिंग में, किसी भी स्टडी मटेरियल में आपके लेसन का नाम और राइटर का नाम एक जगह लिखा नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले आपको करना क्या है, सभी टेक्स्ट बुक में पाठ जो गद्यांश भाग है उसको अच्छे से पढ़िए और पाठ का नाम और लेखक का नाम एक पेज पर लिखिए और उसको सबसे पहले रिवाइज करिए। दूसरा, पाठ को पढ़ते समय मुहावरा को अंडरलाइन करिए और उसको पढ़ने की कोशिश, टेक्स्ट बुक को पढ़िए। और टेक्स्ट बुक के जो भी गद्य भाग को पढ़ना है उसके लिए आप केवल 1 घंटे का समय निकालिए। 1 घंटे में आपको टेक्स्ट बुक को पढ़ना है। दूसरा, लिखित कार्य क्या करना है, पाठ का नाम लिखना है और उसके राइटर का नाम, उसके लेखक का नाम को लिखना है। तीसरा, आप उसमें मुहावरा, यदि आपको लगता है मुहावरा अंडरलाइन के, टेक्स्ट बुक के मुहावरे ही एग्जाम में पूछे जाएंगे बेटा। आपको मुहावरे के लिए अलग से ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक के हर लाइन को आप ध्यान देंगे, बहुत सारे मुहावरे का प्रयोग हुआ है, उस मुहावरे को अंडरलाइन करेंगे तो आपको टेक्स्ट बुक का रीडिंग हो जाएगा। ये आपके लिए 1 घंटा समय है। दूसरा, पद्यांश भाग। जो पद्यांश है उसमें लगातार 2 ही लेसन से ज्यादा पठित पद्यांश पूछे जा रहे हैं। आपके पास जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पठित पद्यांश से संबंधित है। तो टेक्स्ट बुक के कविताओं को पढ़िए और कविताओं को पढ़ने से उसके भावार्थ को भी पढ़िए। आपके गद्य पद्य भाग के भावार्थ आपके बहुत सारे गाइड में दिखे हुए हैं और आपने भी बहुत अच्छी तैयारी करी हुई है, लेकिन रिवाइज करना बहुत जरूरी है बेटा। रिवाइज नहीं करेंगे तो शायद आप उसके पाठ के नाम को भूल सकते हैं या उसके कवि के नाम को भूल सकते हैं। तो इस बात पर ध्यान दीजिए कि पद्यांश भाग आपके लेसन से छूटा ना जाए। सभी को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और 1 घंटा आप पद्यांश के लिए दीजिए। अब देखिए, गद्यांश और पद्यांश से आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये इस बार का जो पाठ्यक्रम में जो क्वेश्चन आंसर्स में आपने ध्यान दिया होगा, 2-2 अंक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। गद्यांश से 2 अंक के और पद्यांश से 2 अंक के पूछे जा रहे हैं। तो उस जगह पर यदि आप टेक्स्ट बुक रीडिंग करते हैं तो शायद हो सकता है आप सही उसके आंसर को दे सकते हैं। वो भी आंसर आपको मल्टीपल चॉइस में देना है बेटा। आपको याद होगा 1 to 10 जो क्वेश्चन नंबर है आपके जो भी एग्जाम्स के 1 to 10 में, उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो 2 मार्क्स के, गद्यांश से 2 मार्क्स के और पद्यांश से 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसके लिए भी आप 1 घंटे का समय निकालिए। तो जो 1 दिन पहले तैयारी करना, उसमें मैंने गद्यांश को पढ़ने के लिए और पद्यांश को पढ़ने के लिए 1-1 घंटा केवल टेक्स्ट बुक रीडिंग बताया है। अब आता है तीसरा, संचयन। संचयन में आप 3 पाठ हैं। यदि आप केवल 2 पाठ को भी अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपको 100% उस सेक्शन से आपके मार्क्स आ सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए उसमें 3 लेसन है। 3 लेसन में कोई भी 2 लेसन आप बहुत अच्छे से टेक्स्ट बुक को पढ़िए बेटा, टेक्स्ट बुक पढ़िए। और दूसरी बात, संचयन से ज्यादातर आपके क्वेश्चन एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एनालिटिकल क्वेश्चन क्या होता है मैं हल्के से बता दे रहा हूं। आपको कोई एक छोटा सा इशू देगा और उस इशू से ये पूछेगा यह विषय किस पाठ से संबंधित है और आप इस विषय पर कितने सहमत हैं, आपकी सहमति के कारण लिखिए। तो क्वेश्चन ही आपको 6 से लेकर 8 सेंटेंस का बनेगा, 6 से लेकर 8 सेंटेंस का बनेगा। तो आपको उस जो विषय दिया गया उस विषय को पढ़िए और उस विषय को कंपेयर करिए आपके टेक्स्ट बुक के किस अध्याय से संबंधित है। और यदि आपको समझ में आ जाता है तो आप लिखिए यह प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स लिखिए। यह प्रश्न, जैसे मान लीजिए अभी हरिहर काका है तो यह प्रश्न हरिहर काका नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता
डैश डैश हैं लिखिए, और उसके बाद उस इशू से जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जा रहा, हालांकि ये नॉनिटल से संबंधित नहीं है, ये आपके झेन की देन से संबंधित है। मैं एक बार हल्का सा प्रश्न आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आजकल मेरी बॉस बहुत परेशान रहती है, उनमें चिड़चिड़ापन आ गया है और वो बात बात पर झगड़ा कर रही है, हमें डांट रही है और अपनी कुर्सी पर शांति से बैठ नहीं, बार बार अपने केबिन से बाहर आ रही है, अंदर जा रही है और काफ़ी परेशानी में लग रही है। यह विषय आपके किस पार्ट से संबंधित है और इसके क्या कारण हैं, आप अपनी सहमति विचारों के द्वारा दीजिए, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो निश्चित रूप से आप पढ़ने के बाद में क्या पता चल रहा है, आपके जो बॉस है उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं है, काम का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब एक बार सोचिए ये किस पार्ट से संबंधित, बिल्कुल सही दिख रहा है, यह प्रश्न झेन की देन नामक पार्ट से लिया गया है। इसके रचयिता फला है, मतलब उनके रचयिता का नाम लिखिए। अब इन स्थिति के कारण क्या है, तो आप सबसे पहले लिख सकते हैं कि यह जापान की देन से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार यहाँ हमारी बॉस भी 8 घंटे का काम 8 घंटे के काम को बढ़ाकर 18 घंटे काम कर रही है, हमेशा अपने कंपनी के बारे में सोच रही है, हमेशा अपने नीचे कर्मचारियों के बारे में सोच रही है, काम का टेंशन बहुत बढ़ गया, तनाव बहुत बढ़ गया, इस कारण से वो सो भी नहीं पा रही है, ना ठीक से खा पा रही है, उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। और ये जो भी विषय है झेन की देन से जापान के लोग की स्थिति भी ऐसी है, उसको लिखकर आपसे कहाँ तक सहमत है और उसके कारण क्या है ये आप दे सकते हैं। तो ये सभी कहाँ से समझ में आएगा, आपको टेक्स्ट बुक को पढ़ना पड़ेगा बेटा, टेक्स्ट बुक के हर लाइन को पढ़ने से समझ में आएगा। तो मेरे ख्याल से यदि आप 1 घंटा गद्यांश के लिए, 1 घंटा पद्यांश के लिए और 1 घंटा संचयन के लिए आप देते हैं तो टेक्स्ट बुक मैटर कंप्लीट हो जाएगा। नाउ यू हैव टू कम दैट प्रश्न उत्तर के लिए आपके पास, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है साल भर से, तो मैक्सिमम कोशिश करिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन काफी कम आएंगे, एनालिटिक क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। और मेरे अनुभव के हिसाब से 50-50 मतलब 50% डायरेक्ट क्वेश्चन का, 50% आपके एनालिटिकल क्वेश्चन का आएगा। तो एनालिटिकल क्वेश्चन जो भी विषय से संबंधित है वो मनुष्यता से ज्यादा पूछा जा सकता है, मनुष्यता से कर चले हम फिदा से पूछा जा सकता है, आप कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले पूछा जा सकता है, ततारा वामिरों से पूछा जा सकता है। और ये सभी जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसे रूढ़ियां जब बंधन बन बोझ बनने लगे तो उसे टूट जाना ही अच्छा है, ये सभी एनालिटिकल क्वेश्चन है बेटा। तो इसको रिवाइज करने के लिए कम से कम 2-2 घंटे का समय देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आंसर की जहां तक बात है, चाहे वो गद्य हो, चाहे पद्य हो या संचयन हो, उसके लिए आप कम से कम 1-1 घंटा आपको निकालना पड़ेगा। तो आपको मालूम है अभी तक मैंने जो भी शेड्यूल बताया था उसमें मुहावरा टेक्स्ट बुक को पढ़ना, क्वेश्चन आंसर पढ़ने के लिए 6 घंटे का समय आपको निकालना है। अब एक बात बताइए, आपको एक दिन पहले 6 घंटा केवल इसी पे निकालना, अभी तो ग्रामर बहुत बच गया है, बहुत सोचने वाली बात है। तो आपको अपने 6 घंटे के लिए सुबह का समय ज्यादा यूज कर, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन कम करिए, रीडिंग पर ज्यादा ध्यान दीजिए। और जो हिंदी लिखना बनता है, जो वाक्य रूपांतरण खुद कर सकते हैं, उसके लिए 6 घंटा पर्याप्त है बेटा। और जो जिससे नहीं बनता उसके लिए भी, उनके लिए कम है, लेकिन इनके लिए एक जो भी 6 घंटा मैंने डिवाइड किया वो काफी अच्छा है। तो आप लगातार मत पढ़िए, रात में जल्दी सो जाइए, सुबह आप 5 बजे तक आप अपने पढ़ाई डेस्क पर पहुंच जाइए और वहां पर आप पढ़ते समय लिखते हुए प्रैक्टिस करिए। और 6 घंटे का समय को ज्यादातर 1.5 घंटा से ज्यादा लगातार मत पढ़िए बेटा, जिससे आपका दिमाग भी खराब हो सकता है और आपको सर दर्द भी आ सकता है। एग्जाम के समय आप अपने मानसिक संतुलन भी बनाए रखना जरूरी है। इसीलिए जो भी तैयारी आप 5 बजे से स्टार्ट किए हैं, आप 1-1 घंटा में आप हल्का 10 या 15 मिनट का ब्रेक लेते पढ़ेंगे तो शायद 6 घंटा आपके लंच के पहले, आप जो लंच 1 या 12:30 बजे ले रहे हैं उस तक आपके खत्म हो जाएंगे। तो परीक्षा के एक दिन पहले जो सुबह 5 बजे से शुरू होगा आपके लंच तक या लंच के 1-8 घंटे बाद तक आपको केवल टेक्स्ट बुक को पढ़ना है और क्वेश्चन आंसर्स को तैयारी करना है। और उसके बाद आराम से खाना खाइए और थोड़ा सा आराम करिए, अपने परिवार के साथ समय दीजिए। आपको निश्चित रूप से पाठशाला जा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं जा रहे हैं तो घर पे आराम करिए। और फिर आराम करने के बाद आप अपनी पढ़ाई को फिर से जारी करिए, लेकिन अब केवल आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। अब मल्टीपल क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए आपके पास एक छोटा सा, मैं आपको क्लू बता रहा हूं,
आप सेल्फ स्टडी ऐप एक है बेटा, सेल्फ स्टडी ऐप, मैं उनका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उस ऐप में देखा हूं कि बहुत सारे मॉडल पेपर हैं, सैंपल पेपर हैं। उस सैंपल पेपर को आप ओपन करके उसके आंसर्स को आप प्रिपेयर करेंगे। अब आंसर्स को कैसे प्रिपेयर करना है, मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 3 पर आप अपने जो भी एग्जाम्स है उसके क्वेश्चन नंबर 3 पर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, और वो किससे संबंधित है आप कोई भी बता सकता है। तो सबसे पहला क्या है, वाक्य रूपांतरण, समास है, मुहावरे हैं, ये सभी को कैसे तैयारी करना है। तो सबसे पहले यदि मुहावरे की बात की जाए, मुहावरे सेक्शन को आप ले रहे हैं, तो सबसे पहले उत्तर पुस्तिका में आप ऐसे करके लिख लीजिए 1 2 3 4 और 5, और उस जगह पर उस क्वेश्चन पेपर के सैंपल पेपर को देखते हुए आंसर को लिखना शुरू करिए बेटा, आंसर को लिखना। और उस ऐप में आपके सैंपल पर क्वेश्चन के अलावा आंसर शीट भी दिया हुआ, आंसर शीट को मत देखिए बेटा, क्वेश्चन देखिए आप कितना सही उससे उत्तर दे सकते हैं। मान लीजिए आपका उत्तर यहाँ पर दूसरा है, तो आप यहाँ पर बा का प्रयोग बा लिख सकते हैं, आ बा सादा है, जो भी आपके आंसर्स में ऑप्शंस दिए रहेंगे उस ऑप्शन को लिखिए और बाद में करेक्शन करिए। तो सैंपल पेपर, और जो भी आप मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये सभी ग्रामर से संबंधित, व्याकरण से संबंधित हैं। ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूं। आपको लंच के बाद आपकी कम से कम 3 बजे से स्टार्ट करिए और कम से कम चार सैंपल पेपर को करिए। मुझे मालूम है अभी तक आप पाठशाला में या अपने अध्यापकों के द्वारा या आपके कोचिंग सेंटर में सैंपल पेपर्स आपने बहुत किया होगा, लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले भी सैंपल पेपर को करना है। और सैंपल पेपर को करने की विधि मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आप अपने रफ बुक में इस तरीके से लिख लीजिए, ऐसे हॉरिजॉन्टल में लिख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं तो ये आपका ऐसा लिखिए, जा डॉट क्वेश्चन नंबर 3 बाई ये 1 2 3 4 होगा, ये मतलब क्वेश्चन नंबर तीसरा आप कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 करके इस तरीके से लिख लीजिए और क्वेश्चन को पढ़कर इसमें आंसर लिखिए बेटा। तो यदि आप ऐसे 4 सैंपल पेपर को आप यदि करते हैं तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से होगा। और इस तरीके से आप 4 पेपर को करने के लिए कम से कम आपको 2 घंटे का समय लगेगा, 2 घंटे का। और लंच के बाद 3 से 4, 4 से 5 में आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? आपने सुबह कितनी पढ़ाई किया? 6 घंटे, और अभी आपके 2 घंटे 8 घंटे हो गए। अब इसके बाद शाम को हल्का फुल्का टहलिए, अपने घर में परिवार के साथ समय दीजिए, और फिर 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, बस इससे ज्यादा नहीं तैयारी करना है। 7 बजे से 9 शाम का समय है, उस समय अपठित गद्यांश और पठित गद्यांश, ध्यान दीजिए, अपठित गद्यांश और पठित गद्यांश दोनों, पठित अपठित दोनों है बेटा। गद्यांश भी है आपका और पद्यांश भी है। उस दोनों की तैयारी हल्का फुल्का आप 7 से लेकर आप 8 या 8:30 बजे तक कम से कम 2 सैंपल पेपर करिए बेटा। 2 सैंपल पेपर करना जरूरी है, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हैं कि अपठित गद्यांश हम कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने पिछले कुछ सैंपल पेपर्स को देखा था, उसमें एक अपठित गद्यांश बहुत टफ दे रहा है और दूसरा अपठित गद्यांश सरल दे रहा है। तो इसका मतलब है आपके पास एक टफ है, टफ पेपर कठिन है, तो उसके लिए अभ्यास जरूरी है बेटा। तो आप यदि इस 2 सैंपल पेपर भी अपठित गद्यांश पद्य और गद्य और अपठित और पठित गद्यांश गद्य और पद्य दोनों करते हैं, तो शायद 2 पेपर करने के लिए आपको 1 घंटे का समय लगेगा। और ये कोई 7 से 8 के बीच में करिए, और ये बहुत कंफर्टेबल जोन है आपका समय का, बहुत अच्छे से हो सकता है। और उसके बाद बचता है राइटिंग स्किल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके क्वेश्चन पेपर का। राइटिंग स्किल करने के लिए आप सैंपल पेपर में से नए क्वेश्चंस को निकालिए, बात समझे। और राइटिंग स्किल को देखकर दौड़िए मत, उसको रफ पेपर में करिए, चाहे लेटर कर रहे हो, चाहे अनुच्छेद लेखन कर रहे हैं, कम से कम एक मॉडल पेपर को अच्छे तरीके से करिए। अब तो ये तो रहा प्रैक्टिस। सबसे पहले मैं आपको बताया, आप टेक्स्ट बुक को पढ़िए, गद्य हो, पद्य हो या संचय हो, और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर की तैयारी करिए, मुहावरे को पढ़िए। ये आपका पैटर्न, आपका मॉर्निंग कंप्लीट जाएगा लंच के पहले। लंच के बाद मैंने आपको बताया था कि क्या करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पदबंध, समास, मुहावरे, वाक्य रूपांतरण, इसके लिए कम से कम 4 मॉडल पेपर को करिए। और शाम के 7 से लेकर 9 तक, 7 से लेकर 8 तक अपठित गद्यांश,
पठित गद्यांश, गद्यांश और पद्यांश, पठित गद्यांश और पद्यांश दोनों की तैयारी कम से कम 2 सैंपल पेपर आप करिए। यदि आपके पास ऐप नहीं भी हो तो आपके पास जो भी आपके पाठशाला में कराए गए हैं उसको आप रिवाइज करिएगा। अब रही बात, एक और बच जाता है, 1 घंटा और आपकी तैयारी करना है, वो आपके 4th सेक्शन में आपके राइटिंग स्किल में आता है। तो मॉडल पेपर में, सैंपल पेपर से कोई भी प्रश्न को लिखकर, जैसे पत्र हो तो टू एड्रेस, फ्रॉम एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट, फॉर्मेट मिस मत करिएगा, फॉर्मेट के अनुसार आप करेंगे तो आप राइटिंग स्किल को बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो ये तो रहा पहला सेक्शन, पाठ्यक्रम को कैसे दोहराएं। दूसरा, दिनचर्या की समय सारणी। दिनचर्या में आपका डेली रूटीन नॉर्मल नहीं रहेगा। हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, एग्जाम के समय हमारी बिजली चली जाती है, हमारे घर में अतिथि आ जाते हैं और आपको सर दर्द हो जाता है, बुखार भी आ सकता है और घर में कुछ परेशानियां भी हो सकती है। तो इन परेशानियों के कारण आप अपनी डेली रूटीन जो है पूरी तरह डैमेज हो जाता है। निश्चित रूप से आपके घर में चाहे प्लस हो या माइनस हो, कोई दुख भी आता है, जो सुख भी आता है, और हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हम किसी को छोड़ नहीं सकते। लेकिन एग्जाम के 1 दिन पहले आप किसी से इंटरेक्ट मत होइए। आपका शेड्यूल, सुबह 4:30 बजे उठना है, फ्रेश होना है, गरम गरम कुछ घर वाले कुछ आपको दे सकते हैं या खुद बना लीजिए। हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा बनाने के लिए घर के लोगों को परेशान करने, गरम गरम पीजिए। फिर उसके बाद आपकी जो शुरुआत है सुबह 5 बजे से शुरू होनी चाहिए। मैंने स्लॉट डिवाइड किया है, 5 बजे से लेकर 12, साढ़े 12 बजे तक आपको हर 1 घंटे में हल्का सा 10 या 15 मिनट का ब्रेक लेकर आपको पूरी तैयारी करनी है। फिर लंच के बाद आपको 3 से लेकर 5 तक पढ़ने बोला हूं, और फिर उसके बाद आपको शाम के 7 से लेकर 9 या 9:30 या 10 तक आप पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एग्जाम के 1 दिन पहले आप अपनी दिनचर्या को पूरी तरीके से मत बदलिए। बहुत सारी परेशानियां आती है, घर में बहुत सारी समस्याएं आती है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। जो साल भर की पढ़ाई आपने की है, यदि आप अपने पाठ्यक्रम को अच्छे से दोहराएंगे नहीं तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में बहुत सारे मार्क्स कट सकते हैं। तो दूसरा, अपनी दिनचर्या की समय सारणी को बहुत अच्छे से परफेक्ट करिए, जैसे मैंने आपको शेड्यूल बताया था। तीसरा, उत्तर पुस्तिका प्रस्तुतिकरण। सबसे पहले आपको इस बात में भी ध्यान देना पड़ेगा, उत्तर पुस्तिका को किस प्रकार से लिखना है। सबसे मेरा अनुभव के हिसाब से आपको उत्तर पुस्तिका क्रम के अनुसार ही लिखना है, क्रम के अनुसार ही लिखना है। आपको मालूम है आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 18 क्वेश्चन। अब निश्चित रूप से 18 क्वेश्चन में आपको कौन सा सेक्शन आपको पसंद है और आप उससे शुरुआत मत करिए। आपको मैं हल्का सा एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूं। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन में केवल आपको क्या पूछे जाएंगे, ऑप्शंस लिखना है। ऑप्शंस, किस ऑप्शंस में लिखना है। तो सबसे पहले मतलब 10 क्वेश्चन, मतलब अपठित गद्यांश से जो क्वेश्चन पूछेंगे 5 और 5 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन के लिए आप 2 पेज छोड़ देंगे तो आप तीसरा पेज आपका 3rd सेक्शन से स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, आप अपने उत्तर पुस्तिका को पहले से ही डिजाइन कर सकते हैं। मान लीजिए आपको राइटिंग स्किल लिखना है, राइटिंग स्किल से स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आप कितना पेपर हो सकता है, सबसे पहले रफ वर्क कर लीजिए। आप जो भी आपके पास बुक्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहला पेज और दूसरा पेज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सफिशिएंट है। क्वेश्चन नंबर 3 कहां से शुरुआत होगा, पेज नंबर 3 से स्टार्ट होगा। पेज नंबर 3 को दे दिए, पेज नंबर 4 कहां से स्टार्ट होगा, 4th क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। तो इस प्रकार से यदि आप पहले से ही असाइन कर लेंगे, आप अपने प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा, ये तुरंत आपको ये प्रैक्टिकल आपका डायरेक्ट एग्जाम में काम नहीं आएगा। तो सबसे पहले उत्तर पुस्तिका को हम कौन सा क्वेश्चन किस पेज से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, आप अपने अध्यापकों से पूछ सकते हैं। उनसे ये बोलिएगा मुझे राइटिंग स्किल स्टार्ट करना है। राइटिंग स्किल मतलब क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करना है और मैं कहां से स्टार्ट करूं। तो यदि पहले के पन्ने आप छोड़ भी देते हैं, छोड़ के सबसे पहले राइटिंग स्किल के पेज नंबर, मैं मेरे अनुभव के हिसाब से आपका पेज नंबर 16 से स्टार्ट होगा, 16 से स्टार्ट होगा, वहां से राइटिंग स्किल आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो पेज नंबर 16 आपने क्यों छोड़ दिया, इसका कारण है कि आपका जो दमखम है वो राइटिंग स्किल में ज्यादा है। तो आप पेज नंबर 16 से आप राइटिंग स्किल स्टार्ट कर सकते हैं। पेज नंबर 1 को क्यों छोड़ा है, उसमें पहला क्वेश्चन आएगा। पेज नंबर 2 में क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। 5 ऑप्शंस बस लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 3 पे आएगा। तो इस तरीके से लाइन गैप लिखकर आप ऑप्शन लिख सकते हैं। आप इस बात को चिंता मत करिए कि आप पेज बहुत कम होंगे, पेज सब 36 पेज रहते हैं बेटा, पेजेस 36 पेज रहते हैं। तो आपके लिए पेपर जो उत्तर पुस्तिका बहुत ज्यादा पर्याप्त है, आप डरने की जरूरत नहीं। आप
क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 तक का आपका वो 16 से स्टार्ट होगा। पहला पेज में आपका पहला आंसर, दूसरे पेज में दूसरा आंसर, तीसरे पेज में आपका पदबंध आएगा, चौथे पेज में आपका क्या आएगा बेटा बता सकते हैं? चौथे पेज में समास आएगा, फिफ्थ पेज में आपका क्या आएगा? मुहावरे आएगा, और उसके बाद में पेज में क्या आएगा आपका जो भी ऑर्डर है ऑर्डर से चलेगा। तो निश्चित रूप से आप उत्तर पुस्तिका को सबसे पहले रफ में डिजाइन करना पड़ेगा कि मैं किस पेज में कौन सा आंसर लिखूं, ये बहुत बड़ी जरूरी है। यदि ये पता चलेगा तभी आपका जो ऑर्डर में जाएगा। और आंसर लिखते समय इस बात का ध्यान रखिए बेटा, आंसर का प्रस्तुतिकरण करते समय सबसे पहले एक लाइन इधर खींचिए और एक लाइन इधर मार्जिन खींचिए। मार्जिन, मार्जिन दिख रहा है बेटा, और मार्जिन के इधर आपका ये आएगा जा डॉट। मान लीजिए पहला क्वेश्चन आप कर रहे हैं, जा डॉट फर्स्ट वन, ऐसा लिखिए। अब यहाँ पहला क्वेश्चन का आंसर जो भी है का है तो का लिखेंगे, और आप इस तरीके के साइन का यूज मत करिएगा बेटा, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है और ये शायद लेटर पे ही डैमेज करेगा। तो का के बाद राउंड करिए, आपका पहला ऑप्शन है। लीव द लाइन गैप, दूसरा का गा, लीव लाइन करके करिए। तो पहले पेज में पहला आंसर होगा। मैं यहाँ क्या बताना चाहता हूँ, जा लिखना जरूरी है, वो कौन सा सेक्शन है और सेक्शन में कौन सा क्वेश्चन नंबर है। जा मीन्स जवाब, जा मीन्स जवाब। जवाब में पहला आंसर को आपने सेलेक्ट किया है, पहले आंसर में आपका पहला क्वेश्चन का आंसर खा है और दूसरे का गा है। अब यहाँ पर छोटा सा एक बात बताना जरूरी है, कई अध्यापकों ने बोला केवल ऑप्शन लिखना सही है और उसका स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, इसके पॉजिटिव पहले बात बता रहा हूं। पॉजिटिव ये दोनों को लिखना है बेटा, ऑप्शन का भी लिखना है और इसका आंसर जो भी होगा, आंसर मान लीजिए इसका आंसर है उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी मान लीजिए है, तो आप सभी अध्यापकों ने बोला केवल ऑप्शंस लिखिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है करके, लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक बार सोचिए, पॉजिटिव में लिखना जरूरी है, लेकिन टाइम जो है, टाइम का डिवीजन, इसको लिखने में समय खराब होता है, इसलिए सभी बच्चे और सभी अध्यापक बताते हैं कि आप केवल ऑप्शन लिखिए। लेकिन मैं बता दूं बेटा, आप यदि क्वेश्चन पेपर को समय के हिसाब से आप लिखते हैं तो आपका पेपर 2.5 घंटे में 2 घंटे 2.5 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। मैं बताता हूं उसको कैसे सेट करना है, पेपर को कैसे 1 घंटे में खत्म करना है बताता हूं। और यही मैं हल्का फुल्का बता देता हूं। उत्तर प्रस्तुतिकरण में आपका प्रेजेंटेशन बहुत, मान लीजिए पहला आंसर हो गया, उसके बाद एक आड़ी लाइन खींचिए और फिर यहां से स्टार्ट करिए, जा डॉट सेकंड में पहला वाला आंसर करके करिए बेटा। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपके जो टीचर्स हैं बहुत अनुभवी हैं और सभी लोगों ने बताया होगा पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है। उन बातों को ध्यान रखिए बेटा, ध्यान रखने से आपके प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण अच्छा होगा। तीसरा देखते हैं बेटा, तीसरा हो गया क्रमानुसार विवेचन। बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्क्रिप्टिव मैनर में नहीं लिखना है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, वजीर अली की साहसिक विवेचना करिए। वजीर अली एक जांबाज सिपाही है, स्पष्ट करिए। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप इसका आंसर आप यदि पैराग्राफ में लिखेंगे तो उतना परफेक्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को आप पॉइंट वाइज में लिखिए बेटा कि ऐसा क्या है जिससे उसे जांबाज सिपाही कहा जाता है। तो ऐसा लिखिए, वजीर अली के साहसिक कार्यों का विवेचन निम्नलिखित है, डैश करिए, डैश में योजक लगाइए। बहुत लोग ऐसे इस टाइम का यूज करते हैं, ये बेटा गलत है बेटा, ये इसे निर्देशक चिन्ह बोला जाता है, ये विराम चिन्ह है। आप कभी भी यदि निम्नलिखित है इसके बाद में योजक चिन्ह लगाइए और उसमें पहला लिखिए, पहला पॉइंट क्या है, कैसे उसे जांबाज, तो उसको कम से कम 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम 5 पॉइंट्स जरूर लिखिए, 5 से 6 पॉइंट, 6 पॉइंट लिखिए बेटा। हो सकता है 1-2 गलती भी हो जाए, स्पेल मिस्टेक हो जाए तो वो कंसीडर कर सकते हैं। तो ये तीसरा आपका आएगा क्रमानुसार विवेचन। चौथा अशुद्धियों को निकालना। अब अशुद्धियों को कैसे आप अपने बाहर करेंगे, आपके पास पुराने आंसर शीट होंगे जो आपने PT1, PT2, PT3, PT4 बहुत सारे एग्जाम्स हुए स्कूल में, उस पेपर को सबसे पहले अपने पास में रखिए। आप अभी जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले आपको उत्तर पुस्तिका आपके सामने होना चाहिए। उत्तर पुस्तिका देखने के बाद में आपकी गलती आपको दिखेगी बेटा। रफली डोंट गो विथ दैट इजी वे।
आप अपने आंसर शीट को निकालिए, आंसर शीट में लिखिए। अब कौन कौन सी गलतियां ज्यादा होती है मैं हल्की फुल्की जानकारी बता रहा हूं। खासकर यदि हम गलतियों की बात किया जाए तो छोटा की और बड़ा की गलतियां बहुत ज्यादा हो रही है। और मैं बता दूं छोटा की का प्रयोग कहां किया जाता है, बड़ा की का प्रयोग किया जाता है। बड़ा की का जो प्रयोग है वो केवल सेंटेंस के बीच में, वाक्य के बीच में, और 1% चांस है वो वाक्य के अंत में आता है। उसने पढ़ाई की बहुत कम वाक्य के अंत में आता है। बाकी की का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है। और छोटे की का प्रयोग बिल्कुल मैं बताता हूं वाक्य के शुरुआत में होता है बेटा। सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि, स्मॉल की का प्रयोग खासकर पत्र में, सूचना में। पत्र में देखिए स्मॉल की का प्रयोग होता है और सूचना में होता है। और प्रश्न उत्तर में जब हम किसी को एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें भी वाक्य की शुरुआत करते समय, यदि आपको याद होगा मिश्रित वाक्य आपने पढ़ा होगा। मिश्रित वाक्य एक प्रधान वाक्य होता है, एक आश्रित वाक्य होता है। प्रधान वाक्य को आश्रित वाक्य से जोड़ने के लिए संयोजक का यूज किया जाता है, उसमें ये छोटा की का प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत सारी गलतियां हो रही है। दूसरा और गलती के अंतर्गत इसमें में डॉट का प्रयोग करिए और है में डॉट का प्रयोग करिए। अब है में डॉट का प्रयोग कब होता है, जब वाक्य में संज्ञा एक वचन में रहेगी तो डॉट नहीं लगेगा। यदि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम बहुवचन के रूप में आएगा तब वाक्य में डॉट लगेगा बेटा। तो इस बात का हमेशा याद रखिएगा। और एक खास बात, परीक्षा का स्पेलिंग बहुत गलत लिखते हैं आप हैं। परीक्षा का सही स्पेलिंग, सही वर्तनी ये है बेटा, रा में बड़ी की मात्रा होता है, इस बात का याद रखिए परीक्षा का। और आप लेटर में, सूचना में आप अपना नाम मत लिखिए। यदि प्रश्न में नाम दिया है, एड्रेस स्पेसिफाई किया है, उसी नाम को आप लिखिएगा बेटा। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। हल्की फुल्की अशुद्धियां होती हैं। आत्मविश्वास बनाए रखिए। आप अभी तक सभी एग्जाम बहुत अच्छे से लिख रहे हैं। अब आत्मविश्वास क्या चीज है? आत्मविश्वास ये चीज है बेटा, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है और एग्जाम में 5 मिनट लेट हो गए या इन्विजिलेटर ने आपको किसी कारण से डांट दिया तो आप रोना गाना शुरू मत करिएगा एग्जाम के हॉल में, बिल्कुल गलत है। यदि आप रोते हैं तो आपका हार्ट बीट बढ़ेगा और निश्चित रूप से जो एनालिटिकल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो आप लिख सकते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन में आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो चाहे जो भी हो गया, पास्ट हो गया है, उसको ज्यादा रिकॉल मत करिए। आपका टारगेट है, आप हो सकता है आपने पीछे मुड़ा हो, किसी कारण से मुड़ा हो और इन्विजिलेटर ने आपको डांटा हो, या हो सकता है एग्जाम में लेट हो गए, हो सकता है आपके घर वालों ने डांटा हो कि कुछ भी तैयारी नहीं किए हो और एग्जाम देने चले जा रहे, हो सकता है घर वालों ने आपको डांटा हो। तो आप किसी भी चीज को बहुत पॉजिटिव लीजिए बेटा। एग्जाम के पहले आप अपनी मानसिक स्थिति को और शारीरिक स्थिति को अच्छे से बनाकर रखना है। स्कूल में जाते समय हो सकता है हॉल टिकट आप भूल गए हों, तो आपको इतनी परेशानी नहीं होगी जितना आप सोच रहे हैं कि आपको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। सभी ह्यूमंस हैं बेटा, जो एग्जाम लेने वाले ह्यूमंस हैं, उनमें ह्यूमैनिटी है और आप भी ह्यूमन हैं। आप अपने आप को एग्रेसिव मोड में मत ले जाइए, सैड मत हो जाइए। होता है थोड़ा देर हो सकता है लेट हो जाए, तो आप अपने आत्मविश्वास, आपके पास जो शक्ति है, इनर पावर है, उसको खराब मत करिए और उसको आप बना के रखेंगे तभी आप एग्जाम अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये रहे मेरे पॉइंट। सबसे पहला, पाठ्यक्रम को दोहराना, दिनचर्या की समय सारणी, उत्तर पुस्तिका प्रस्तुतिकरण जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें पेपर प्रेजेंटेशन, आपका आंसर शीट प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, क्रमानुसार विश्लेषण। आप अपने प्रश्न का उत्तर देते समय देखिएगा, यदि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है और डिस्क्रिप्टिव पूछ रहा है तो डिस्क्रिप्टिव लिखिए, लेकिन एक से अधिक कारण होते हैं तो उस समय आप में निम्नलिखित कारण है, योजक लगाइए और पॉइंट वाइज लिखिए। पॉइंट लिखते समय बहुत सारे बच्चे इस तरह यूज करते हैं, ये गलत है बेटा, इसका प्रयोग मत करिए, इसको राउंड करिए बेटा। तो ये हो सकता है आपके आंसर को सुरक्षित रखे। वो कॉमा उस तरह के ब्रैकेट लगाने से वो कुछ इस पे आ जाते हैं और हो सकता है वो कहा है कि क्या समझ नहीं आए और आपके मार्क्स कट जाए, तो आप राउंड लगाइए। आप अपने अशुद्धियों को निकालिए, आत्मविश्वास बनाए रखिए। अब हल्का फुल्का छोटा समय क्वेश्चन पेपर को, कौन सा क्वेश्चन पेपर पहले करना, कितने घंटे में करना है बता देता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक टोटल आपके प्रश्न पत्र में 18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही कौन सा आंसर पहले करना, उसके लिए कैसे मैनेज करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर 1 से लेकर क्वेश्चन पेपर 10 तक आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, आप उसको टच मत करिए। सबसे पहली बात, बिल्कुल उसको छोड़ दीजिए। उसके लिए जितने पेज जरूरत है उतने पेज छोड़कर आगे से स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13
प्रश्न 11, प्रश्न 12, प्रश्न 13, इसमें सभी में 3-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको 2-2 क्वेश्चन करने हैं। तो आप यदि 10 पेजेस भी निकाल देते हैं तो 11 पेजेस या 12 पेज से आप क्वेश्चन नंबर 11 के 2 क्वेश्चन लिखना है। अब 2 क्वेश्चन लिखने के लिए आप 2 पेज लीजिए बेटा, 2 पेज लीजिए, डरिए मत। थोड़ा सा ब्लैंक भी पड़ जाता है तो वहां से स्टार्ट मत करिए, दूसरे पेज से आप स्टार्ट करिए। मिनिमम आपके जो भी आंसर है 60 से लेकर 80 शब्दों में लिखने हैं बेटा। जो भी उत्तर है 60 से लेकर 80 शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 11 के 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 के 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 के 2 क्वेश्चन को आपको लिखना है। अब कितना समय लगाना चाहिए इस प्रश्न उत्तर को लिखने के लिए, तो मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 के प्रश्न उत्तर को लिखने के लिए 1 घंटे का समय पर्याप्त है। मतलब आपको 6 क्वेश्चन करने हैं और 1 क्वेश्चन के लिए आपने 10 मिनट का समय लिया है। आप निश्चित रूप से एग्जाम में जाते समय घड़ी ले जाइए और घड़ी को हाथ में बांध मत करिए, उसको सामने रखिए। सामने रखने से आपको पता चलेगा आप कितना तेजी से लिख रहे हैं या कितना आप धीरे लिख रहे हैं। तो किसी क्वेश्चन के लिए हो सकता है 5 मिनट में लिख दें और कुछ क्वेश्चन हो सकता है 10 मिनट या 20 मिनट भी समय लगेगा। तो वो मैनेज करने के लिए 1 घंटे का समय आपके क्वेश्चन आंसर को करना है। अब दूसरा आइए, कुछ प्रश्न नंबर 14, 15, 16, 17, 18 फिर से बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 को करने के लिए कम से कम 1 घंटे का समय लगेगा। 1 घंटे से ज्यादा ही लगेगा, कम नहीं लगेगा। तो निश्चित रूप से सबसे पहले आप उत्तर पुस्तिका में जो भी स्टार्ट करेंगे लिखना, मेरा अनुभव के हिसाब से आप क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करिए बेटा। और क्वेश्चन नंबर 14 में अनुच्छेद लेखन है, उस अनुच्छेद लेखन तो मत स्टार्ट। अनुच्छेद लेखन में आप 2 पेज छोड़ दीजिए, वहां लिख दीजिए 4.14 डिवाइडेड बाय, पहला सेलेक्ट कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? आपका लेटर है। लेटर बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो आपका शुरुआत किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले पेज को डिवाइड कर दिए, कौन सा प्रश्न कहां लिखना है पहले लिख लीजिए, जा डॉट ऐसे करके। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं 14 स्टार्ट कर रहे हैं, तो 14 स्टार्ट करें। 14 मतलब आपके क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 14 तक जाइए, उस पर जाकर क्वेश्चन नंबर 14 डिवाइडेड बाय, आप 14 में अनुच्छेद लेखन में 3 अनुच्छेद लेखन है, तीनों में से किसी एक को करना है, तो उसमें मान लीजिए दूसरा कर रहे हैं, तो ये आपका 2 आएगा। ये आपका ऑर्डर चलेगा बेटा। जा में जवाब 14/2 और 2 में जो अनुच्छेद लेखन है उसके लिए गैप छोड़ दीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 15 लेटर से स्टार्ट करिए। तो घुमा फिराकर मैं जो बताना आपको चाहता हूं, समय का विभाजन कैसे किया जाए। तो सबसे पहले आपकी शुरुआत राइटिंग स्किल से स्टार्ट होनी चाहिए। जो क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18 है वो पेज नंबर 14 से स्टार्ट करिए, आपका सफिशिएंट हो जाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब राइटिंग स्किल को करने के लिए आपको 1 घंटे का समय निकालना है और सबसे पहले आप जो भी स्टार्ट करेंगे मेरे अनुभव के हिसाब से राइटिंग स्किल पहले करेंगे, और वो भी पेज नंबर उत्तर पुस्तिका के पेज नंबर 14 से स्टार्ट करना है, ना कि पहले से स्टार्ट करना, क्योंकि हमें जो भी प्रश्न का उत्तर देना है वो सीरियल वाइज में देना है। तो सीरियल क्वेश्चन नंबर 1 कैसे आएगा? पेज नंबर 1 में आएगा। तो इस तरीके से आर्डर से आप छोड़ते जाएंगे तो सीधा पेज नंबर 14 में आपका अनुच्छेद लेखन आएगा। पेज नंबर 15, 14 और 15 अनुच्छेद लेखन के लिए आएगा। और आपका जो पेज नंबर 14, 15, 16 में आपका क्वेश्चन नंबर 15 आएगा। अब ये आप कंफ्यूज हो रहे हैं सर 14, 15 क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से देखिए बोर्ड पे, मैं कोशिश करता हूं बताने की। इसको भी ध्यान से सुन लीजिए बेटा। देखिए उसको कैसे डिवाइड कर रहे हैं आप, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपका जो भी सेक्शन 1 में 5 क्वेश्चन, तो ये आपका पेज नंबर 1, पेंसिल से पेज नंबर 1 लिख सकते हैं, आपको पेंसिल से लिख दिए पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 में जाएगा। तो ये आपका आएगा पेज नंबर 1, ये आपका 2 क्या आएगा, पेज नंबर 2 पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये फर्स्ट पेज में आ गया। पेज पेपर नहीं बता रहा हूं, पेज बता रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन को लिखिए, सेकंड क्वेश्चन को लिखिए, ये पेज नंबर
3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, पेज नंबर 7, पेज नंबर 8, पेज नंबर 9, ये पेज नंबर 10। ये मैंने एक एक पेज छोड़ा है, इसलिए छोड़ा है कि पेपर 36 पेज का है, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है कि आपको छूटेगा। ये अच्छे से लिखिए और उसको छोड़ दिए। देखिए यहाँ पर आपने कितने पेज यूज कर दिए हैं बेटा, 10 पेजेस यूज कर दिए हैं, 10 पेज। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, इसको मिटा दो बेटा, यही लिख दूं, ये इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद मिटा देता हूं, फिर बाद में देखिएगा इसको। अब देखिए 11/2 ये किस पेज में आएगा, पेज नंबर 11 में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन करने हैं, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 में आपने तीसरा क्वेश्चन किया, ये आपका आएगा पेज नंबर 12 में आएगा। और इसमें 2 क्वेश्चन आप देखिए, ये 12 में 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। इसमें पहला किए और दूसरा यहां स्टार्ट कर रहे हैं, ज्यादा 12 में ही ये थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये आपका आ जाएगा पेज नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 के 2 क्वेश्चन आएंगे। पेज नंबर देखिए 11, 12, 13, 14 और ये 15 भी आएगा, एक और आएगा जिसमें आपने फर्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, ज्यादा 13 में आपने मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन सेलेक्ट किया, ये आपका पेज नंबर 15 में आएगा। तो आप टोटल कितने अभी तक हो चुके हैं, 15 पेज हो चुके हैं बेटा। इसको ध्यान से देखिए, ये इसलिए ऐसा कर रहा हूं, ये इतना लंबा चौड़ा आपको बता क्यों रहा हूं, क्योंकि आप इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो आपका क्रम बना रहेगा बेटा। जो भी चेक करने वाला रहेगा वो भी बहुत खुश होगा, क्योंकि आपने क्रम पूर्वक आंसर दिया है। आप इस पेज को छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमारा पेज, हमारा जो भी आंसर क्रम से चल रहा है, और आप किसी भी प्रश्न को सबसे पहले सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद 13 हो गया बेटा, ये 15 तक हो गए आपने। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में आप मान लीजिए दूसरा अनुच्छेद लेखन सेलेक्ट करते हैं, तो ये आएगा पेज नंबर 16 और 17 तक जाएगा बेटा। 2 पेजेस लिखने पड़ेगा अनुच्छेद लेखन को। पेज नंबर 16, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आप मान लीजिए आप पत्र लेखन कर रहे हैं, आपने दूसरा पत्र सेलेक्ट किया है, तो ये पेज फ्रेश पेज में लिखेंगे, ये आपका 18 में आएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में मान लीजिए आपने पहला सेलेक्ट किया, फुल पेज लिखिए, पेज नंबर 19 में आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आपने मान लीजिए दूसरा सेलेक्ट करेंगे, ये पेज नंबर 20 में आएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका जो रहेगा 18th क्वेश्चन, मान लीजिए इसमें भी आप दूसरा सेलेक्ट करेंगे, तो ये आएगा आपका पेज नंबर 21 में आएगा। तो इसका मतलब ध्यान से देखिए बेटा, सभी पे अब मान लीजिए ये इस तरीके से क्यों डिजाइन किया, उसका कारण यही है कि आप मान लीजिए अनुच्छेद लेखन स्टार्ट करना चाहते हैं, आपका परफेक्ट है, आपने जो पढ़ा अनुच्छेद लेखन है आप लिख सकते हैं, तो पेज नंबर 16, 17 को यूज कर सकते हैं। अब ये 16, 17 कैसे पता चलेगा, आप पेंसिल से जो आपको एग्जाम में आपका जो उत्तर पुस्तिका आपको मिलेगी उसमें पेंसिल से 1, 2, 3, 4, 5, 6 के 25 तक लिख लीजिए बेटा, 25 तक लिख लीजिए, पेज नंबर पेंसिल से ऊपर लिख लीजिए, बाद में उसमें रब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और निश्चित रूप से पेज नंबर भी लिखा रहता है मेरे हिसाब से, तो इसको लिख लीजिए। और आपका लेटर बहुत बढ़िया है, तो लेटर कहाँ होगा, पेज नंबर 18 से स्टार्ट करिए। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कहीं कहीं जगह पेज छूट जाएगा तो नंबर कट जाएगा, नंबर नहीं कटेगा बेटा, आप क्रम के अनुसार लिख रहे हैं तो काफी ज्यादा प्रभावित होंगे, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आप पेज नंबर 18 पे लेटर लिख सकते हैं। और ये फ्रेश पेज में जो भी राइटिंग स्किल है वो फ्रेश पेज से शुरू होगा, और मैं बाकी जो भी प्रश्न है उसको भी फ्रेश पेज से शुरू कर रहा हूं, इसलिए मैंने इस तरीके से आपको पेज नंबर डिवाइड किए। तो पेज नंबर 18 स्टार्ट करेंगे, उसमें खत्म हो जाएगा। और पेज नंबर 16 में आपका क्या आएगा, इसके बाद का जो है अनुच्छेद लेखन, दूसरा पत्र लेखन, तीसरा सूचना 19 पेज में होगा बेटा।
और राइटिंग स्किल करते समय फॉर्मेट को मत भूलिएगा। तो ये मैंने डिजाइन कर दिया आपका पेज नंबर। यदि आप इस तरीके से आप उत्तर पुस्तिका को प्रेजेंट करेंगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट क्रमबद्ध रहेगा और निश्चित रूप से वो जो चेक करने वाला आपका आंसर शीट है वो काफी अच्छा प्रभावित होगा और थोड़ी बहुत गलतियों को भी इग्नोर करके अच्छे मार्क्स देने की कोशिश करेगा। तो फाइनली मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि आपका जो भी टाइम मैनेजमेंट है पेपर का, उसके लिए आप क्वेश्चन आंसर को 1 घंटे का समय दिए, मतलब 60 मिनट का समय दिए, और एक आंसर को लिखने के लिए कम से कम 10 मिनट लीजिए। मतलब 6 क्वेश्चन करने 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन जल्दी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन लेट हो सकते हैं। तो आपका जो मैनेज है 1 घंटे में आपको क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 खत्म करना है। नेक्स्ट, राइटिंग स्किल को करने के लिए आपको 1 घंटे का समय, निश्चित रूप से 1 घंटे से ज्यादा भी हो सकता है, पर 1 घंटा आपको देना है। किसको देना है 1 घंटे का समय? राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल मींस व्हाट? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18। ये आपके लिए 1 घंटा है। तो 2 घंटे हो गए। अब बच क्या रहा है? एमसीक्यू क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 13। उसके लिए आप 45 मिनट का समय लीजिए बेटा। कितने मिनट का समय? 45 मिनट का। उसको अंत में करिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर करिए। आप जैसा भी करेंगे, तो मैंने तो ये ऑर्डर सेट कर दिया है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैंने राइटिंग्स के लिए 1 घंटा, क्वेश्चन आंसर के लिए 1 घंटा, और जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन 10, जो भी काफी टफ सेक्शन है, उसके लिए मैंने 45 मिनट का दिया है। और मल्टीपल चॉइस है, इसलिए आपको लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं, बस सोचने में रहेगा। और निश्चित रूप से आपको ऑप्शंस लिखने हैं, और आपके पास समय रहेगा तो आप ऑप्शन के स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। तो आपका पेपर 2 घंटे 45 मिनट का मैंने समय दिया है, और 15 मिनट का समय इसलिए दिया है कि आप फिर से कुछ उत्तर पुस्तिका फिर से चेक करना पड़ेगा, कहाँ स्पेलिंग गलत हुआ है। और मुहावरे का प्रयोग मान लीजिए आप आंसर्स में किया है तो उसको अंडरलाइन करिए, और प्रेजेंटेशन में थोड़ी भी खराबी है उसको देखिए, अशुद्धियां स्मॉल की बड़ी की मात्रा को लिखिए। और कुछ बच्चे जो भी प्रश्न उत्तर में 1 लाइन गैप भी दे रहे हैं, वो भी गलत नहीं है बेटा, वो भी गलत नहीं है। आप क्वेश्चन आंसर्स में लाइन गैप देकर लिख सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द नोटिस में बीच में, लेटर के बीच में जो महोदय सविनय निवेदन है, उसमें लाइन गैप नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। निश्चित रूप से आप लोग मेरी बात को समझ सकेंगे। पेपर के मैंने जैसे दिनचर्या का टाइम टेबल सेट किया है, और जैसे पाठ्यक्रम को रिवाइज करना है, कैसे कितने घंटे किस सेक्शन को देने हैं, मैंने काफी अच्छे तरीके से विस्तार से बताने की कोशिश किया हुआ। मैं चाहता हूं कि आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो। आप बहुत अच्छे से लिखिए, और ये जो भी क्लासेस है, ये आरुद्रा ट्रेडिशनल जो YouTube है उसके द्वारा ही आपके ये सभी क्लास पढ़ाए जा रहे हैं। निश्चित रूप से आप इस आरुद्रा ट्रेडिशनल से एग्जाम के बाद भी जुड़े रहिए। आपके लिए ग्रामर से संबंधित और संस्कृत से भी संबंधित आपको ग्रामर और रिलेटेड टू दैट सिलेबस आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। आप निश्चित रूप से इस क्लास के द्वारा बहुत अच्छे मार्क्स पाने की कोशिश करेंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूं, और ऐसे मेरी तरह से आपको आशीर्वाद भी है। धन्यवाद।